हेलो दोस्तों, मैं BL अग्रवाल, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर एंड फैकल्टी। आज मैं आप लोग को एडवांस अकाउंट का जनवरी 2026 का 2026 का रिविजनरी टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूं। आइए, MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गैसेस लिमिटेड इज installing a 2000 किलोमीटर लॉन्ग गैस पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग एफर्ट है AS16 के अनुसार। इस पर्पस के लिए 700 लाख रुपए कंपनी ने बोरो किया है और 70 लाख रुपए कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी ने अनयूज्ड फंड्स को इन्वेस्ट करके 7 लाख रुपए कमाया भी है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर कंपनी ने पूरे फंड्स को यूज कर लिया और कोई इनकम नहीं कमाई। ईयर 5 में 100 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑपरेशनल हो गई और उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट ईयर में कितनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ईयर में कैपिटलाइज करेंगे 70 लाख रुपए आपका कॉस्ट लगा है, इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर देंगे 7 लाख रुपए, सो 63 लाख को अपन कैपिटलाइज करेंगे। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड ईयर में कितनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो आंसर होगा सेकेंड ईयर में अपन लोग कैपिटलाइज करेंगे बेटा। सेकेंड ईयर में क्वेश्चन बोलता है कि आपने कोई फंड्स को इनकम कोई जनरेट नहीं हुई थी सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, तो इसलिए सेकेंड ईयर में पूरे 70 लाख रुपए की कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। फिर थर्ड ईयर की बात करता है क्वेश्चन कि फिफ्थ ईयर में कितनी बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस्ड करेंगे। एक्सपेंस्ड का मतलब है PL अकाउंट में चार्ज करना। तो कितनी बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस्ड करेंगे थर्ड ईयर में। तो देखिए थर्ड ईयर में आपको 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन में से 100 किलोमीटर की पाइपलाइन आपकी यूजेबल हो गई थी, इसलिए 100 किलोमीटर की पाइपलाइन का जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको अपने को कैपिटलाइजेशन को रोकना पड़ेगा, उसको अपने को PL में चार्ज करना पड़ेगा। 70 लाख रुपए 2000 किलोमीटर का है, तो 100 किलोमीटर का कितना होगा वो निकाल लीजिएगा। तो 100 किलोमीटर का आपका आ गया 3.5 लाख। 3.5 लाख को अपन लोग PL अकाउंट में चार्ज करेंगे थर्ड ईयर में। फिर बात करते हैं फोर्थ ईयर की। फोर्थ ईयर में लास्ट ईयर में कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। तो 70 लाख रुपए में से 3.5 लाख अपन लोगों ने PL में चार्ज कर दिया, 66.5 लाख फोर्थ ईयर में अपन लोग कैपिटलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए डीलर इन मशीन शक्ति इक्विपमेंट लीज्ड आउट वन ऑफ द मशीन टू डेल्टा टूल्स लिमिटेड ऑन ए 3-year ऑपरेटिंग लीज। मशीन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लीव रेंट पे करेंगे और डीलर को 20% प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट में। मशीन की कॉस्ट है 3 लाख रुपए, इकोनॉमिक लाइफ मशीन की है 5 साल और टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। लीज एग्रीमेंट के अनुसार डेल्टा टूल्स मशीन को 3 साल तक यूज करेगा और उसको बाद में वापस कर देगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए एक ही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, अमाउंट ऑफ एनुअल लीव रेंट निकालो, जो कि अपने को करना है। तो अमाउंट ऑफ एनुअल लीव रेंट निकालने के लिए तरीका यह होगा कि सबसे पहले 3 लाख रुपए की जो कॉस्ट है उसमें इसका डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है वो ऐड कर दीजिएगा। 20% इसका डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो 3,60,000 रुपए इसको ओवर द लाइफ कलेक्ट करना है। 3,60,000 रुपए ओवर द लाइफ कलेक्ट करना है। अब इसके 5 साल के आउटपुट का सम कर दीजिए, ये आ गया 3 लाख यूनिट। 3 लाख यूनिट का आउटपुट आ गया। 3,60,000 रुपए ओवर द लाइफ कलेक्ट करना है, 3 लाख के आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, तो पर यूनिट आ गया 1 रुपये 20 पैसे। अब शुरू के 3 साल के लिए लीज में दे रहे हैं, शुरू के 3 साल के आउटपुट की टोटलिंग कर दीजिएगा, 1,50,000 आ गया
शुरू के 3 साल का आउटपुट, शुरू के 3 साल में एग्रीगेट लीज रेंट कितना लेंगे वो निकाल लीजिएगा। 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट इंटू 1,50,000, 1,80,000 रुपये शुरू के 3 साल में लीव रेंट अपन लेंगे। लेकिन अपने को एनुअल लीव रेंट इक्वल होना चाहिए, इक्वल एनुअल लीव रेंट, इक्वल वर्ड दिया हुआ है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। आंसर आ गया 60,000 रुपीज। So the correct answer is 60,000 rupees, option number B. क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फैंसी टेरी टॉवेल बनाती है। उसने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया है फिनिश गुड्स का एट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसमें कि प्रॉफिट भी इंक्लूड है और एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव भी इंक्लूड है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल चुका है और माल को एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग किया जा चुका है, लेकिन ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है टू द फॉरेन बायर। तो एक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जो कि फैंसी टेरी टॉवेल बनाती है, उसको फैंसी टेरी टॉवेल का फर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है, फर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। फर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो एक्सपोर्ट वाला जो बायर है ना, उसने ऑर्डर दे दिया है लेकिन ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। इसने अपने स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए क्या किया, रियलाइजेबल वैल्यू पे स्टॉक का वैल्यूएशन कर दिया, जिसमें प्रॉफिट और एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव भी इंक्लूड है। इनका ट्रीटमेंट गलत होगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार आप स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर पे करेंगे। यहां पर इन्होंने स्टॉक का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पे किया, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। प्रॉफिट आप स्टॉक के वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा, एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव आपको तब रियलाइज होता है जब आप एक्चुअल एक्सपोर्ट कर देते हो। अभी इन्होंने एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए इनका स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका गलत है। इनको ये स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करना चाहिए था। इसका आंसर है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे होता है। AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन बोलता है कि ये AS9 का भी डिफरेंस है इस क्वेश्चन के आंसर में कि एट सर्टेन स्टेज इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्री सच एज एग्रीकल्चर क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड और मिनरल ऑयल हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, परफॉर्मेंस में बी सब्सटेंशियली कंप्लीटेड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन जनरेटिंग रेवेन्यू। इन केस में जब सेल इज एश्योर्ड अगेंस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट गारंटी या मार्केट एग्जिस्ट करता है तो नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेल्योर टू सेल है, तो अपन उसको रियलाइजेबल में दिखा सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन AS2 में भी दिया हुआ है और AS9 में भी दिया हुआ है। कुछ ऐसे केसेस हैं AS2 और AS9 में जब आप लोग स्टॉक का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पे कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप अगर होगी ना किसी की, वो ट्रेडर नहीं होना चाहिए, उसने एग्रीकल्चर क्रॉप खुद प्रोड्यूस की हो, तो वो स्टॉक का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पे कर सकते हैं प्रॉफिट सहित। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्शन है। ये पहला, जो एग्रीकल्चर क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं या जो मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इनके लिए अगर इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है या फिर गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप की गारंटी देती है कि हम MSP पे खरीद लेंगे, तो गवर्नमेंट की गारंटी है, तो ऐसे केसेस में एग्रीकल्चर क्रॉप, मिनरल ऑयल, गैसेस, इनमें कुछ एक्सेप्शन है कि आप अगर या तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है या गवर्नमेंट मार्केट है, तो आप इसका वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पे कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन अपन बना रहे हैं इसमें
टेरी टॉवेल का क्वेश्चन है ये वाला। टेरी टॉवेल इन एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है और इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको कॉस्ट एंड एनआरवी विचेवर इज लोअर पे करना पड़ेगा, एनआरवी पे नहीं। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव को अपन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब एक्सपोर्ट सेल होता है, इसलिए कंपनी की पॉलिसी स्टॉक वैल्यूएशन करने की गलत पॉलिसी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, आप जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं, आपकी कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट की सेल में इन्वॉल्व है, आपकी कंपनी की ऑफिस मुंबई में है, आप 31 मार्च 25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हुई है। पहली इवेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि इन इवेंट्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। AS4 का क्वेश्चन है। पहली इवेंट हुई है, फायर एक्सीडेंट हुआ है 10 अप्रैल 25 को, मेजर फायर ब्रोकआउट हुआ कंपनी के वेयर हाउस में, जिससे कि 10 लाख रुपए का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया और कंपनी 2 लाख रुपए का स्टॉक रिकवर कर पाई। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि बैलेंस शीट डेट में कंडीशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी कि फायर होगा। बैलेंस शीट की डेट के बाद अगर फायर होता है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को अपन लोग बैक डेट में एंट्री नहीं करते हैं। ये लॉस लास्ट ईयर बुक नहीं होगा। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली इस लॉस को डिस्क्लोज किया जाएगा नेट ऑफ द साल्वेज वैल्यू, और इसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाएगा और नेचर ऑफ इवेंट भी शो करेंगे और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी शो करेंगे। सेकंड पार्ट है, 18 अप्रैल 25 को एक पार्टी ने कंपनी के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल किया। उसने बोला कि आपका एक एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है और उससे कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो रहा है। 20 लाख रुपए का उसने सूट फाइल किया है। सर ये जो सूट फाइल हुआ है ना, ये 18 अप्रैल 2025 को फाइल हुआ है। बैलेंस शीट डेट में कंडीशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी कि ऐसा कोई लॉ सूट फाइल होगा, इसलिए इस लॉ सूट का फाइल होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आएगा। इसका सेम ट्रीटमेंट होगा जो कि फायर वाले केस में हुआ था। इसको भी अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा पुरानी बैलेंस शीट में और नेचर ऑफ द इवेंट वगैरह भी शो करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट है, जेनिथ लिमिटेड अपने प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट को बेचती है ऑल ओवर इंडिया। यहां पर जो स्टॉकिस्ट है ना, ये एक तरीके से पार्टी की तरह होंगे, ये डेटर की तरह होंगे, ध्यान रखिएगा। और 31 मार्च 25 को कंपनी को जो भी चेक जिनमें कि 31 मार्च 25 या उसके पहले की डेट लिखी हुई है, उन चेक को ये कंपनी क्या करती है, उनको चेक इन हैंड दिखा देती है और ये कंपनी इन चेक को सीसी दिखाना चाहती है अपनी बैलेंस शीट में। दो टाइप के चेक्स यहां पर एग्जिस्टेंस में है। पहला, चेक कलेक्टेड बाय मार्केटिंग पर्सनल ऑफ द कंपनी फ्रॉम स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च विच वर फिजिकली इन द कंपनी पोजीशन ऑन दैट डेट, और चेक सेंट बाय स्टॉकिस्ट थ्रू कोरियर ऑन और बिफोर 31 मार्च, लेकिन कंपनी को रिसीव हुए हैं अप्रैल 25 में, यानी कि बैलेंस शीट की डेट के बाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अनुसार केस नंबर 1, स्टॉकिस्ट से अगर, स्टॉकिस्ट कौन हो गए, थर्ड पार्टी हो गए, आपके डेटर हो गए। मार्केटिंग पर्सनल कौन हो गए, आपके इंप्लॉय हो गए। अगर स्टॉकिस्ट से चेक मार्केटिंग पर्सनल यानी आपने इंप्लॉय को, आपके इंप्लॉय को 31 मार्च या उसके पहले मिल गया था, तो आपके इंप्लॉय को अगर चेक मिल गया था ना, तो वो चेक आपको मिल गया था ये माना जाएगा। इसलिए इस केस में आप डेटर का बैलेंस कम कर दीजिए और इसको सीसी दिखा दीजिए। फर्स्ट केस में सही है। लेकिन सेकंड केस में अगर उन लोगों ने चेक बाय कोरियर आपको भेजा है और वो आपको
अगले महीने मिला है तो चेक आपके कंट्रोल में अगले महीने आया है, ये चेक 31 मार्च को आपकी एसेट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये रिसोर्सेज आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं 31 मार्च को। ऐसे केस में भले ही चेक में डेट 31 मार्च है उसके पहले की है, आप इसको 31 मार्च को चेक के रूप में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको उसको डेटर के रूप में ही दिखाना पड़ेगा और आप उसको सीसी शो नहीं कर सकते। यह है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AS5 का। इसमें अपने को बताना है कि ये जो इवेंट्स दी हुई है 8 इवेंट्स, ये 8 इवेंट जो है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है या अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है या प्रायर पीरियड आइटम है या ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हैं। पहला पार्ट है नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन अर्लियर ईयर। ये ऑलरेडी ड्यू इन अर्लियर ईयर वर्ड ये शो करता है कि पिछले साल ये सैलरी ड्यू हो गई थी, फिर आपने प्रोविजन क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब इसमें एरर माना जाएगा और एरर की वजह से इसको प्रायर पीरियड आइटम माना जाएगा। सेकंड पार्ट है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। AS5 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के एग्जाम्पल में लिया हुआ है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा। थर्ड पार्ट है नई पेंशन स्कीम इंप्लॉइज के लिए इंट्रोड्यूस करना। आप अगर नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब ऐसी कोई पेंशन स्कीम पहले थी ही नहीं, तो पहले कोई अकाउंटिंग पॉलिसी थी ही नहीं, तो इसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट नहीं बोल सकते, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम कहलाएगा। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। चेंज इन रिजर्व फॉर ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, ये रिजर्व फॉर ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री जो है ना, ये प्रोविजन की तरह होता है। अपन को ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री मतलब जो आउट ऑफ फैशन हो गई है उसका अपन प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो अपन उस प्रोविजन को अभी चेंज कर रहे हैं। यहां पर रिजर्व जो वर्ड है ना, इसका मतलब एक तरीके से प्रोविजन होगा और इसलिए ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाएगा। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाएगा ये। फिफ्थ पार्ट है सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन सेटलमेंट। ये जो AS5 में पारा 12 में ऑर्डिनरी एक्टिविटी के सेपरेट डिस्क्लोजर के 7 पॉइंट दिए हुए हैं कि इन 7 को ऑर्डिनरी एक्टिविटी माना जाएगा मगर उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होता है। उन 7 पॉइंट में से एक पॉइंट है लिटिगेशन सेटलमेंट। तो लिटिगेशन सेटलमेंट ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है मगर इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ये भी उन 7 एग्जाम्पल में है पारा 12 के, इसलिए ये सेम है लिटिगेशन सेटलमेंट के बराबर, तो इसको भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम माना जाएगा, इसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर किया जाएगा। थर्ड है, सेवंथ है कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आए, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। लास्ट है गवर्नमेंट ने ग्रांट सैंक्शन किया करेंट ईयर में, पिछले साल जो एक्सपेंस इनकर हुए उसके लिए। गवर्नमेंट से जब भी ग्रांट मिलता है तो उसको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। आंसर में यहां पर 2 जगह मिस्टेक है। आंसर में जहां पर मिस्टेक है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये जो 6 नंबर है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी लिखा है, इसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा वर्ड यहां से काट दीजिएगा क्योंकि वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आएगा जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला था। इसके अलावा लास्ट वाले को इन्होंने प्रायर पीरियड आइटम लिखा है, प्रायर पीरियड आइटम नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। भले ही लास्ट ईयर के एक्सपेंस के लिए अपने को ग्रांट मिला है, लेकिन अपने को थोड़ी मालूम था कि वो ग्रांट मिलेगा, तो उसको अपन एरर कैसे मान सकते हैं, इसलिए वो प्रायर पे आइटम नहीं होगा और ग्रांट मिलना हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आता है।
क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट लिमिटेड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ दिनों पहले उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिला। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2,50,000 रुपए की कंसल्टेंसी सर्विस का जीएसटी का डिमांड रेस किया है। अभी कंपनी ने वो डिमांड को पे कर दिया, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर दिखा दिया। क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होगा? आंसर इज नो। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम होगा। कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना इनकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, इसलिए उसका अगर जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो वो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को 18,000 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है ब्रिज बनाने का 3 साल के फ्रेमवर्क में। नीचे उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, वेरिएशन इन रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अपन लोग इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए ये पहले साल की रेवेन्यू हो गई 18,000, सेकेंड ईयर की रेवेन्यू हो गई 18,400, थर्ड ईयर की रेवेन्यू हो गई 18,400। ये हो गई तीनों ईयर की रेवेन्यू। ये है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आप रेवेन्यू में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो A माइनस बी इक्वल टू सी आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट। 18,000 माइनस 1,900, 16,100 आ गया पहले साल का एस्टिमेटेड कॉस्ट। 18,400 माइनस 2,000, सेकेंड ईयर का एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया 16,400। 18,400 माइनस 2,000, थर्ड ईयर का भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया 16,400। तीनों साल की आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल ली है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड दिया हुआ है। इसमें ये जो 12,336 दिया हुआ है ना, इसमें 200 लाख रुपए का मटेरियल इंक्लूड है जो कि थर्ड ईयर में यूज होगा, इसलिए इसको 200 लाख रुपए इस साल कॉस्टिंग करनी हुई है, इसको माइनस कर देंगे तो 12,136 आ गया इस साल की कॉस्ट टू डेट। लास्ट ईयर में यहां पर एक्सक्लूड वर्ड लिखा हुआ है। लास्ट ईयर में ये 200 लाख का मटेरियल यूज हुआ है, इसको ऐड करना चाहिए था लेकिन एक्सक्लूड है, तो इसको प्लस कर देंगे 200 को, तो ये हो जाएगा 16,400। अब इसके बाद अपन लोग निकालते हैं परसेंट ऑफ कंप्लीशन। परसेंट ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट टू डेट को अगर मैं पॉइंट नंबर डी लिख दूं तो कॉस्ट टू डेट हो गया 4186 अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है 16,100। पहले साल का परसेंट ऑफ कंप्लीशन आ गया 26%। सेकेंड ईयर में 12,136 अपॉन 16,400। सेकेंड ईयर का परसेंट ऑफ कंप्लीशन आ गया 74%। थर्ड ईयर का आ गया 100%। अब ये करने के बाद हम लोग सीआरआर कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को परसेंट ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीआरआर निकाल लीजिएगा। सीआरआर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई ई, ए इंटू ई। तो पहले साल का सीआरआर आ गया 18,000 इंटू 26%, 4680 आ गया फर्स्ट ईयर का सीआरआर। सेकेंड ईयर का सीआरआर आ जाएगा 18,400 इंटू 74%, 13,616 आ गया सेकेंड ईयर का सीआरआर। और थर्ड ईयर का सीआरआर आ जाएगा 18,400 पूरा का पूरा। अब पहले साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 4680 माइनस 4186, तो पहले साल का प्रॉफिट आ जाएगा 4680 माइनस 4186। पहले साल का प्रॉफिट आ गया 494। सेकेंड ईयर में पहले टोटल प्रॉफिट निकलेगा 13,616 माइनस 12,136। सेकेंड ईयर का टोटल प्रॉफिट आ गया 1480। लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर की सीआरआर भी इंक्लूड है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, फर्स्ट ईयर की कॉस्ट भी इंक्लूड है, इसलिए फर्स्ट ईयर की तीनों चीजों को सेकेंड वाले कॉलम में अपन लोग
माइनस करते हैं, थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 18,400 माइनस 16,400, 2,000 रुपए। लेकिन इसमें भी सेकेंड ईयर की चीजों को अपन लोग को माइनस करना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 24 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें अपन लोग कॉलम बनाते हैं अप टू द रिपोर्टिंग डेट, मतलब आज तक का टोटल एग्रीगेट रहता है ये, रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर और रिकॉग्नाइज इन करेंट ईयर। जो फर्स्ट ईयर का आता है वो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का ही रहता है। जो सेकेंड ईयर का आएगा ये वाला, इसमें से फर्स्ट ईयर वाली तीनों चीज़ों को अपन लोग माइनस कर देते हैं। इसलिए इसको यहाँ माइनस करेंगे, इसको यहाँ माइनस करेंगे, इसको यहाँ माइनस करेंगे, तो ये थर्ड कॉलम में आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का निकालना है तो अपन लोग ये सेकेंड ईयर का जो था इसको अपन लोग थर्ड ईयर में माइनस कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा लास्ट कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्लास लिमिटेड एक वेल स्टेब्लिश्ड रियल एस्टेट डेवलपर है और बिल्डर है जो कि रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाता है। FY25 में कंपनी ने एक लैंड परचेस किया 225 करोड़ में और उसका इरादा था कि वो उसमें रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। लेकिन कुछ महीने के बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंतर्गत उन्होंने उस लैंड को बेच दिया 360 करोड़ रुपए में। कंपनी मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लीगल एडवाइस क्लास लिमिटेड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। कीवर्ड है इस क्वेश्चन का रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। लैंड इन लोगों के लिए पीपीई का आइटम नहीं है, लैंड इन लोगों के लिए इन्वेंट्री आइटम है, क्योंकि इनका काम है लैंड बना के उसको डेवलप करके प्रोजेक्ट बना बना के बेचना। तो लैंड को अगर इन लोग लैंड के रूप में ही बेच देते हैं ना, तो वो AS9 के अनुसार इनकी रेवेन्यू फ्रॉम सेल कहलाएगा। इसलिए 360 करोड़ रुपए को रेवेन्यू फ्रॉम सेल दिखाया जाएगा, न कि पीपी की सेल। इसका प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के रूप में SPL में आएगा 225 करोड़ रुपए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 360 करोड़ रुपए आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। जेनिथ लिमिटेड एक मीडियम साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर ईच एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। खाली डेप्रीफन निकालने बोला है। तो पहला है मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 25 ईयर एंडिंग का डेप्रीफन है। 1 अप्रैल 20 को मशीन परचेज हुई 10 लाख रुपए में। मैनेजमेंट ने उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल डिसाइड की और रेफरेंस वैल्यू 10 लाख रुपए है। अगर मशीन की परचेस प्राइस के बराबर ही उसकी रेफरेंस वैल्यू होती है ना, तो इसमें कोई डेप्रीफन नहीं आता है। इसलिए फर्स्ट केस में डेप्रीफन नील आएगा। सेकंड केस है कंपनी के पास एक पीस ऑफ लैंड है 50 लाख रुपए की, जो कि फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, इसलिए लैंड में डेप्रीफन नहीं लगता है। थर्ड केस है एक मशीन कंस्ट्रक्ट किया ओन यूज के लिए 5 लाख रुपए कॉस्ट है। कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 24 को कंप्लीट हो गया। यूजफुल लाइफ 10 साल है। 31 मार्च 25 तक कंपनी ने मशीन को यूज करना शुरू नहीं किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PP के अनुसार जिस दिन मशीन रेडी टू पुट टू यूज हो गई उस दिन से आपको डेप्रीफन लगाना शुरू करना पड़ेगा, चाहे आपने उसको पुट टू यूज किया हो चाहे नहीं किया हो। और इसीलिए 1 अप्रैल 24 से ही डेप्रीफन लगेगा। 5 लाख अपॉन 10 करेंगे, 50,000 रुपए का डेप्रीफन आ गया इस साल का। एक और मशीन है 1 अप्रैल 22 को परचेज हुई थी 50,000 रुपए में। यूजफुल लाइफ 5 साल थी, नील रेफरेंस वैल्यू। 1 अप्रैल 24 को मैनेजमेंट डिसाइड किया कि मशीन खाली 2 साल और यूज होगी। अब अपन इस क्वेश्चन में
कौन से ईयर का डेप्रिशन निकाल रहे हैं? देखिए 31 मार्च 25 का निकाल रहे हैं, यानी कि 24-25 का निकाल रहे हैं। सबसे पहले 50,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है, 50,000 रुपए में 22-23 का डिप्रेशन माइनस कर दीजिएगा, 22-23 का डिप्रेशन आ जाएगा 10,000 रुपए, 23-24 का डिप्रेशन माइनस कर दीजिएगा, वो आ जाएगा 10,000 रुपए, 30,000 रुपए WDV आ गई 1 अप्रैल 24 को। बाकी लाइफ बची है 2 साल की, इसको 2 साल से डिवाइड कर दीजिएगा, 15,000 रुपए आ गया डिप्रेशन करेंट ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ये नया क्वेश्चन है। मेडिवेल हॉस्पिटल लिमिटेड एक रेप्यूटेड हेल्थ केयर कंपनी है जो कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया चलाती है। उन्होंने 40 यूनिट डॉपलर स्कैन मशीन एक्वायर की हॉलीवर यूएसए से एट ए कॉस्ट ऑफ दिस मच पर यूनिट वर्ड को ध्यान दीजिएगा। 22-23 के शुरू में प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट है 50 रुपीज पर डॉलर। एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है इन द बुक्स ऑफ मेडिवेल हॉस्पिटल एज रिजल्ट ऑफ रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट इन द लाइट ऑफ। तो AS12 का क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले आप लोग जो ये 40 यूनिट परचेस किया है ना, इसकी कॉस्ट निकाल लीजिएगा। 165,100 डॉलर है इंटू 40 यूनिट इंटू 50 रुपीज, तो ये इसकी परचेस प्राइस आ गई 165,100 इंटू 40 इंटू 50। इसको लैक्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लैक्स में ये आ रहा है 3302 लाख रुपीज इन लैक्स। ये आ गया इन 40 यूनिट की परचेस प्राइस 33 करोड़ 2 लाख रुपए है। 3302 आ गया इसकी परचेस प्राइस। अब ₹5 करोड़ का गवर्नमेंट ग्रांट मिला जो कि विशेष तौर पे इस मशीन के लिए मिला था। ग्रांट एक स्पेशल कंडीशन के साथ मिला था कि अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ या ओनरशिप चेंज हुई तो ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। अप्रैल 25 में 51% शेयर होल्डिंग चेंज हो गई किसी और ने ले ली, इसका मतलब मैनेजमेंट चेंज हो गया, इसलिए कंपनी को ग्रांट रिफंड करना पड़ा। डेट ध्यान दीजिएगा, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर किए थे और ग्रांट रिफंड हुआ है अप्रैल 25 में। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 5 साल की। SLM डिप्रेशन प्रोवाइड करती है। एडिशनली कुछ खर्चे और भी दिए हुए हैं नीचे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, बैंक चार्जेस $4,000 लगा। एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व कीजिएगा, बैंक चार्जेस में पर यूनिट वर्ड नहीं दिया हुआ है। सी फ्रेट में पर यूनिट दिया हुआ है, ऊपर यहां पर भी पर यूनिट दिया है, लेकिन बैंक चार्जेस में पर यूनिट वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो बैंक चार्जेस आप लोग निकाल लीजिएगा। $4,000 को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख रुपए आ गया। ये 7,500 इंटू 40 कर दीजिएगा, तो ये 7,500 इंटू 40 3 लाख रुपए आ गया। तो 2 खर्चे यहां पर और आ गए हैं, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। इन 2 खर्चों को परचेस प्राइस में आप लोग ऐड कर दीजिएगा। 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, टोटल परचेस प्राइस आ गई 3307। टोटल परचेस प्राइस आ गई 3307। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज नॉट मेंटेन्ड एनी कैपिटल रिजर्व और डिफर्ड इनकम अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। यानी कंपनी ना कोई कैपिटल रिजर्व मेंटेन करती है ना डिफर्ड इनकम अकाउंट मेंटेन करती है। इसका ये मतलब निकला बेटा कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, इसमें ये लोग फर्स्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, यानी एसेट की कॉस्ट में से कम करने वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, डिफर्ड इनकम अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब एसेट की कॉस्ट में से अगर कम कर रहे हैं ये लोग, तो ग्रांट मिला था
5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ मतलब 500 लाख रुपए, 500 लाख रुपए को अपन लोग इसमें से माइनस कर देंगे, नेट कॉस्ट आ जाएगी 2807, नेट कॉस्ट आ गई 2807। 5 साल की लाइफ है, एसएलएम डिप्रीशन है, 22-23 में ग्रांट, 22-23 में एफेक्ट परचेज हुई थी, तो 22-23 का डिप्रीशन लगा दीजिएगा, 23-24 का डिप्रीशन लगा दीजिएगा। रिफंड कब हुआ है देखिए, रिफंड हुआ है अप्रैल 25 में, तो 24-25 का भी डिप्रीशन लग जाएगा, 3 साल का डिप्रेशन लगा दीजिएगा, 2807 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 3 साल का डिप्रेशन आ गया 1684.20। सो 1122.80 ये आ गया WDV 31 मार्च 25 को। ग्रांट रिफंड करना पड़ा, उसको प्लस कर दीजिएगा। सो 1622.80 आ गया रिवाइज्ड अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट। बैलेंस लाइफ है, तो बैलेंस लाइफ है 2 साल की, इसलिए डिप्रेशन 25-26 का आ जाएगा 1622.8 डिवाइड बाई 2, सो 811.4 आ गया डिप्रेशन 25-26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, मिस्टर रोहन एक्वायर्ड 200 इक्विटी शेयर ऑफ जेटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑन ए कम राइट बेसिस फॉर 1,40,000 रुपये एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाद में कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया, एक शेयर फॉर एवरी 1:1 के रेशियो में 214 के रेट से। मिस्टर रोहन ने डिसाइड किया कि वो राइट के लिए सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो राइट को मार्केट भेज देगा फॉर 24,000 रुपये। ये आपको जो 24,000 रुपये दिया है, ये आपको दिया है सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट इंटाइटलमेंट। राइट इशू आने के बाद मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग शेयर की 1,20,000 हो गई। 2 वर्ड को ध्यान दीजिएगा। उसने परचेस कॉस्ट उसकी कितने रुपए थी पहले वो निकाल लीजिएगा, 1,40,000 रुपये थी। राइट आने के बाद वैल्यू कितनी कम हो गई, 1,40,000 माइनस 1,20,000 इक्वल टू 20,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट इंटाइटलमेंट का ट्रीटमेंट बताओ। आंसर होगा, जब भी कभी आप कम राइट कोई शेयर परचेस करते हैं और जब वो एक्स राइट होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो जो सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट इंटाइटलमेंट है टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू, उसको कॉस्ट की रिकवरी मानते हैं और उसको अपन लोग कॉस्ट की रिकवरी मानते हुए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रिएट करते हैं। और जो एसपीआरई कुछ और बच गया अगर एक्सेस एसपीआरई, उसको अपन लोग रेगुलर इनकम मानते हैं। यहाँ पर वो सारी शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए जो सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट इंटाइटलमेंट 24,000 रुपये है बेटा, उसमें से 20,000 रुपये जो वैल्यू कम हुई ना, उसको कॉस्ट की रिकवरी मानेंगे और बाकी जो 4,000 बचा है उसको अपन लोग एसपीएल में इनकम के रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में अपन लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की अगर कंबाइंड रीडिंग करते हैं ना बेटा, तो सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए, तभी अपन लोग इंटरेस्ट को एफेट की कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। तो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एफेट है कि नहीं है वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एफेट वो एफेट है जिसको यूजेबल या सेलेबल बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। इन्वेंट्री नॉर्मली क्वालिफाइंग एफेट में नहीं आता क्योंकि उसको सेलेबल बनाने में लंबा समय नहीं लगता है, इसलिए बोरिंग कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट में नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसको यूजेबल सेलेबल बनाने में लंबा समय लगे, उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि AS 16 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लिकर इंडस्ट्री का। लिकर इंडस्ट्री को अपनी लिकर को पुराना करने के लिए प्रोसेस में रखना पड़ता है, मतलब स्टोर में रखना पड़ता है। वो उनकी WIP पीरियड रहती है और वो लंबा समय मांगती है,
इसलिए अपन लोग लिकर इंडस्ट्री को एक्सेप्शन के रूप में लिख सकते हैं, वहाँ वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में बोरोइंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। AS2 में भी एक बात लिखी हुई है कि बोरोइंग कॉस्ट आर नॉट नॉर्मली इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 13, 4 सेगमेंट दिए हुए हैं और चारों सेगमेंट की इंटर सेगमेंट रेवेन्यू और एक्सटर्नल सेल दिया हुआ है, टोटल एफर्ट दिया हुआ है। कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे ये बताइए। इसका आंसर होगा, आप लोग एसेट के बेस पे कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हर सेगमेंट की एफर्ट टोटल एफर्ट का कितने % है। तो पहले वाले सेगमेंट में 23,700 अपॉन 44,500 53% हो गया। सेकंड वाले सेगमेंट में 13,200 अपॉन 44,500 29% हो गया। थर्ड वाले सेगमेंट में 9% है। फोर्थ सेगमेंट में 7% है। किसी भी सेगमेंट की एसेट अगर टोटल एसेट के 10% या उससे ऊपर हो तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है। एसेट के बेस पे फैन और लाइट ये दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट में आएंगे। रेवेन्यू के बेस पे सेगमेंट डिवाइड करने के लिए इंटर सेगमेंट रेवेन्यू और एक्सटर्नल सेल को जोड़ देते हैं। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 14,100 रुपये आ गया पहले वाले का, 1,600 रुपये आ गया सेकंड वाले का, 1,500 रुपये आ गया थर्ड वाले का, 1,300 रुपये आ गया लास्ट वाले का। टोटल रेवेन्यू को भी जोड़ दीजिएगा, 18,500 आ गई टोटल रेवेन्यू। और अब परसेंट निकाल दीजिएगा। पहला वाला 76% है, सेकंड वाला 9% है, थर्ड वाला 8% है, फोर्थ वाला उससे भी कम होगा 7% है। रेवेन्यू के बेस पे सिर्फ फैन सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा। अब यहाँ पर कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। चूँकि एसेट के बेस पे फैन और लाइट दोनों उसमें आ रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट में, इसलिए फैन और लाइट दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। एक और ओवरऑल थ्रेशोल्ड लिमिट है। ओवरऑल थ्रेशोल्ड लिमिट है कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनकी एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के 75% उससे ऊपर होना चाहिए। इसलिए अपने को ये वाला क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को नहीं दिखाया जाता है। फैन और लाइट की एक्सटर्नल सेल देख लीजिएगा। फैन और लाइट की एक्सटर्नल सेल है 12,300। इसको टोटल एक्सटर्नल सेल का परसेंट निकाल लीजिएगा। टोटल एक्सटर्नल सेल का 88% हो रहा है। चूँकि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनकी एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के 75% या उससे ऊपर है, इसलिए कोई फ्रेश सेगमेंट रिपोर्टेबल करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल आंसर होगा फैन और लाइट रिपोर्टेबल सेगमेंट में आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर राजीव जो कि की मैनेजमेंट पर्सनल है रिजादा लिमिटेड का, उसको 70,000 रुपये का चेक मिला है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए, होटल कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस वगैरह के लिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि क्या ये ट्रांजैक्शन AS18 में कवर होगा। इसका आंसर होगा AS18 में की मैनेजमेंट पर्सनल के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो AS18 में कवर है। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। तो की मैनेजमेंट पर्सनल रिलेटेड पार्टी में आएगा, लेकिन उसके बाद ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन तब कहलाएगा जब कंपनी ने अपने रिसोर्सेज उनको ट्रांसफर किए होंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस AS18 में कवर नहीं होता। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस में तो आपने उनके एक्चुअल एक्सपेंस को पे किया है। एक्चुअल एक्सपेंस का पेमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है, उसमें कोई रिसोर्सेज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसलिए की मैनेजमेंट पर्सनल होने के बावजूद ये इसकी रिपोर्टिंग AS18 के अनुसार नहीं करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन सेल एंड लीज बैक का है। सेल एंड लीज बैक में जो आप
आपका स्टडी मेट में कवरेज है बेटा, और जो अपन लोगों ने क्लास में किया है ना, वो सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट था। अगर लीज बैक ऑपरेटिंग लीज है तब, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आईसीआई ने आरटीपी में दिया है ना बेटा, इसमें सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, मगर इसमें लीज बैक जो है ना वो फाइनेंस लीज है। अगर सेल एंड लीज बैक होता है बेटा और लीज बैक फाइनेंस लीज है तो कंसेप्ट चेंज होता है पूरी तरह से। तो नया कंसेप्ट क्या है, अगर सेल एंड लीज बैक है और अगर लीज बैक फाइनेंस लीज है ना, तो उस केस में जो सेलर है ना वो अभी कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। उसको जो भी सेल वैल्यू WDV से ऊपर है ना, उसको डिफर्ड इनकम दिखाना पड़ेगा। दूसरा, वो जो लीज बैक में ले रहा है ना, उसको कैपिटलाइज करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर से, और उसमें वो इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। जो लीव रेंट वो पे करेगा वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट माना जाएगा। तो इस नॉलेज के बेस पे ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 24 को मानसी लिमिटेड ने 850 to 800 में एक प्लांट बेचा। उसकी WDV है 1,80,000 रुपये। उसकी WDV है 1,80,000 रुपये। सेल जो है वो आकाश लिमिटेड को किया गया था और वो एसेट लीज में वापस दे दी गई मानसी लिमिटेड को 8 साल के लिए। 8 साल के लिए इकोनॉमिक लाइफ भी 8 साल है। देखिए यहीं पर फाइनेंस लीज की कंडीशन पूरी हो जा रही है, क्योंकि फाइनेंस लीज 5 केस में मानते हैं। 5 में से एक केस है अगर लीव टर्म इकोनॉमिक लाइफ के बराबर हो। यहाँ पर लीव टर्म इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है, यहाँ से भी आपकी ये फाइनेंस लीज की शर्त पूरी हो जाती है। मिनिमम लीज पेमेंट है 1,60,000 रुपये, हर साल पे करना है। ये आपका LRPA हो गया 1,60,000 रुपये। ये आपको IRR दिया हुआ है 10%। अगर आप IRR के रेट से 8 साल का एन्यूटी निकालते हैं ना 1/1.10, 8 बार इक्वल टू प्रेस GT, तो इसको 8 साल की एन्यूटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LRPA आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LRPA आ गया 853,588। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LRPA आ गया 853,588। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गया। अपन एसेट को कितने रुपए से कैपिटलाइज करेंगे? मानसी लिमिटेड जब इस एसेट को लीज बैक में लेगी ना तो वो एफए को कैपिटलाइज करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 852,800 इतने रुपए में वो एसेट को कैपिटलाइज करेगी अपनी बुक्स में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है PL अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा मानसी लिमिटेड के। इसका आंसर होगा सबसे फर्स्ट नॉलेज, मानसी लिमिटेड जो ये सेल वैल्यू और WDV का डिफरेंस है 852,800 सेल वैल्यू माइनस 1,80,000 रुपये WDV, इसके डिफरेंस को जब अपन लोग फाइनेंस लीज में एफिट को वापस लेते हैं ना तो अपन इसके डिफरेंस को डिफर्ड इनकम दिखाते हैं। इसको डिफर्ड इनकम दिखाया जाएगा, ये इस साल के PL अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, मानसी लिमिटेड जब इस एसेट को वापस लेगी ना तो वो एसेट को कैपिटलाइज करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो वो 852,800 में एसेट कैपिटलाइज करेगी। ईयर 1 के आखिरी में जो 1,60,000 रुपये LRPA वो पे करेगी ना, उसमें से 8,528 ये इंटरेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। 8,528 ये इंटरेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, यानी इसका 10% जितने रुपए उसने कैपिटलाइज किया, और बाकी जो है वो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा 160 माइनस 8,528 7,4,720 हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट।
पीएल अकाउंट में नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 85280 को, इंटरेस्ट एक्सपेंस 85280 को पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को चार्ज किया जाएगा। तो 85280 का इंटरेस्ट पीएल में चार्ज होगा। जो आंसर दिया हुआ है ना आरटीपी का, उसमें ये 85280 को इंटरेस्ट को नहीं लिया गया है, वो भी इसमें आना चाहिए। सेकंड इफेक्ट, अपन फाइनेंस लीज में कोई एफर्ट लेते हैं ना, अपन उसको डिप्रीशन भी लगाते हैं। डिप्रीशन लगाएंगे 8 साल में, अपन ने कितने रुपए कैपिटलाइज किया है उसमें डिप्रीशन लगेगा। 852800 अपन ने कैपिटलाइज किया है, डिवाइड बाई 8 एसएलएम मेथड से इसमें डिप्रीशन लग जाएगा। सो 852800 अपॉन 12 अपॉन 8, सो 106600 का डिप्रीशन लग जाएगा। और जो डिफर्ड इनकम है ना, उसको डिप्रीशन के प्रोपोर्शन में पीएल में ट्रांसफर करते हैं, डिप्रीशन के प्रोपोर्शन में पीएल में ट्रांसफर करते हैं। चूंकि डिप्रीशन एसएलएम मेथड से है, इसलिए इसको इक्वली ट्रांसफर करेंगे। तो 672800 डिवाइड बाई 8, तो पीएल में इस साल ट्रांसफर होगा 84,100। तो 84,100 पीएल में इनकम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफर्ड इनकम। नेट इफेक्ट क्या पड़ा पीएल अकाउंट में, अपन दो एक्सपेंस बुक करेंगे, 85280 प्लस 106600, 191880 का एक्सपेंस बुक करेंगे और 84,100 की अपन इनकम बुक करेंगे। सो नेट इफेक्ट पीएल अकाउंट में आएगा 107780 डेबिट। जो आंसर आप लोग को दिया गया है ना, इस आंसर में जो ये नेट इफेक्ट लिया है ना 22,500 पर एनम, ये इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट को आईसीआई ने कंसीडर नहीं किया है, तो ये आंसर गलत आंसर है। इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट को भी कंसीडर करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरेस्ट एलिमेंट आ जाएगा 852,800 का 10% प्लस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है। शुड एप्रोप्रिएशन टू मैंडेटरी रिजर्व बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, डिबेंचर होल्डर के साथ उसका एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत उसको प्रॉफिट का एक पोर्शन स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है जब तक डिबेंचर मैच्योर नहीं होंगे। ये एप्रोप्रिएशन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल नहीं है। क्या इसको बेसिक ईपीएफ की कंप्यूटेशन में एक्सक्लूड करना चाहिए? बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कंपनी को कंपल्सरी कुछ प्रॉफिट का पोर्शन एप्रोप्रिएशन करना है, कंपल्सरी, जैसे डिबेंचर कंपनी ने इशू किए, डिबेंचर होल्डर के साथ एग्रीमेंट हो गया कि हम प्रॉफिट का एक पोर्शन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनता है उसमें ट्रांसफर करेंगे जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होंगे, तो क्या उसको अपन लोग बेसिक ईपीएफ निकालते समय जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लेते हैं न्यूमरेटर में, क्या उसको माइनस करके दिखाएंगे? इसका जवाब होगा नो। अगर कोई कंपल्सरी एप्रोप्रिएशन भी होता है तो उसको अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालते समय माइनस नहीं किया जाता है, क्योंकि
अल्टीमेटली तो वो जब डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे उसके बाद तो प्रॉफिट फ्री हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होगा ही होगा। इसलिए एट्रीब्यूटेबल, भले वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, यहां पर एट्रीब्यूटेबल वर्ड है बेटा, तो एट्रीब्यूटेबल वर्ड होने के कारण वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को ही एट्रीब्यूटेबल है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 600 लाख रुपए का एक सोलर पेटेंट परचेज किया, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 5 साल है और इस रेशियो में एमोटाइज करना है। आफ्टर 3rd ईयर मालूम चला कि पेटेंट की बैलेंस लाइफ 3 साल और बची है और 5th ईयर के बाद मतलब 6th ईयर का कैश इनफ्लो ये रहेगा 6th ईयर का, तो एमोटाइजेशन कॉस्ट निकालो हर साल की। तो बेटा आंसर होगा शुरू के 3 साल में तो अपन लोग इस रेशियो में निकाल देंगे, ये 1200 लाख रुपए है, रेशियो आ गया 1:1:1:0.5:0.5। पहले साल का एमोर्टाइजेशन आ जाएगा 600/1200 × 300। पहले साल में एमोर्टाइज हो गया 150, सेकेंड ईयर में भी 150, थर्ड ईयर में 150। शुरू के 3 साल का एमोर्टाइजेशन इतना हो गया। अब 4th ईयर से एमोर्टाइजेशन चेंज हो जाएगा। पहले अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट कितनी बची है वो निकाल लीजिएगा। टोटल एमोर्टाइज हो गया 450, टोटल एमोर्टाइज हो गया 450। 600 में से 450 एमोर्टाइज हो गया, 150 बचा है। इस 150 को हम लोग अगले 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। $150 को अपन लोग ईयर 4, 5, 6 में राइट ऑफ करेंगे 150:150:75 के रेशियो में, यानी 2:2:1 के रेशियो में। तो 60, 60 और 30 इतना आपका ईयर 4, 5 और 6 में एमोर्टाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ज्वाइंट वेंचर का स्कोप और फॉर्म एक्सप्लेन कीजिए, थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। एक्स लिमिटेड ने एक फिक्स एसेट परचेज की 4 साल पहले 150 लाख रुपए में और 10% डिप्रीफंड लगाया एसएलएम मेथड से। 4th ईयर के आखिरी में एसेट को उसने 75 लाख रिवैल्यू कर दिया और रिवैल्यूएशन के लॉस को पीएल में चार्ज कर दिया, लेकिन रिवैल्यूएशन वाले दिन मार्केट वैल्यू 67.5 थी और एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख रुपए थी। ट्रीटमेंट क्या होगा इंपेयरमेंट का, और वैल्यू इन यूज दिया है 60 लाख रुपीस। यहां पर सबसे पहले अपने को रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट देखना है, फिर रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट देखने के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालना है पोस्ट रिवैल्यूएशन, फिर इंपेयरमेंट का इंपैक्ट देखना है। तो पहले आप लोग रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट देखिए। 150 लाख में आपने एफेक्ट परचेज की थी, 4 साल 10% के रेट से आपने डिप्रीफंड लगाया, 4 साल का डिप्रीफंड हो गया 15 लाख रुपए पर एनम, 60 लाख रुपीस। 90 लाख रुपए आ गया WDV, 75 है रिवैल्यूड अमाउंट, 15 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस पीएल अकाउंट में चार्ज हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद पोस्ट रिवैल्यूएशन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गई 75। अब रिकवरेबल अमाउंट निकाल लीजिए। रिकवरेबल अमाउंट यानी एनएसपी या वैल्यू इन यूज विचर इज हायर। एनएसपी आएगा 67.5 माइनस 3 64.5। वैल्यू इन यूज आएगा 64 रुपीस, वैल्यू इन यूज आएगा 60 रुपीस, विच एवर इज हायर हो गया 64.5। सो चूंकि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर है, इसलिए इंपेयरमेंट लॉस आएगा 10.5 का। इंपेयरमेंट लॉस को पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक ऑयल कंपनी कई साल से लैंड को कॉन्टेमिनेट करती आ रही है, उसने उसको क्लीन अप नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं था। 31 मार्च 25 को ये वर्चुअली सर्टेन हो गया कि क्लीन अप का लॉ आएगा, क्या इसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा? AS 29 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यस, इसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट इवेंट थी कॉन्टेमिनेशन ऑफ लैंड और लॉ आने की पूरी सर्टेनिटी हो गई और आपको जो लैंड आपने पहले कॉन्टेमिनेट की है उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो जो लॉ आने की सर्टेनिटी है ना, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में आपको लॉस एक्सपेक्टेड है